नमस्कार। इस वीडियो में हम अंतःअनुसारणात्मक उपागम के बारे में चर्चा करेंगे, जो व्यवहारवादी क्रांति का एक बाई प्रोडक्ट है या उसकी जान है। अंत्य का मतलब इंटर, अनुशासन का मतलब विषय, यानी समाज विज्ञान या अन्य विज्ञानों के मध्य आपसी संबंध या किसी विषय का अध्ययन करने के लिए दूसरे विषय की सहायता लेना या उसकी तकनीक या उसके दृष्टिकोणों को अपनाना या उसके परिप्रेक्ष्य में किसी विषय का अध्ययन करना अंतःअनुशासनात्मक उपागम के अंतर्गत आता है। तो व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य समाज विज्ञानों के पक्ष संदर्भ में करने का जो दृष्टिकोण विकसित किया, उसको ही अंतःअनुशासनात्मक उपागम के नाम से अभिहित किया गया है। अंतःअनुशासनात्मक उपागम का मतलब है कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के परिप्रेक्ष्य में किया जाना चाहिए, जिससे कि राजनीति विज्ञान या राजनीति को संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में समझकर वास्तविकता के निकट लाया जा सके, यथार्थता के निकट लाया जा सके, उसे विज्ञान बनाया जा सके। इस दृष्टि से ये बहुत फ्रूटफुल उपागम है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो राजनीति विज्ञान का अन्य सामाजिक विज्ञानों से जो संबंध है वो इस दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले उसमें हम राजनीति जो विज्ञान है उसका जो संबंध है वो अर्थशास्त्र से जानेंगे कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में मूल रूप से क्या संबंध है। राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र को किस प्रकार से लाभकारी है, क्या देता है, और अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान से क्या लेता है, या क्या दोनों में क्या बेसिक अंतर है, इस दृष्टिकोण से हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय में राजनीतिक विचारक अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान को एक ही मानते थे। प्राचीन समय में इसका नाम राजनीतिक अर्थशास्त्र था, पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसी प्रकार कॉटन ने जो अपनी पुस्तक लिखी है उसका नाम भी अर्थशास्त्र रखा है। उसमें अधिकांश विचारक राजनीतिक है, जो विचार है वो राजनीतिक है। टॉपिक से डिसाइड नहीं होता कि उसमें अर्थशास्त्र की सामग्री होगी, अर्थशास्त्र की है, लेकिन वो एक राजनीतिक ग्रंथ है। जबकि अरस्तु के द्वारा जो लिखित पुस्तक है राजनीति में, बहुत सारे आर्थिक विषय हैं, उनका उसमें जिक्र किया गया है। जैसे क्रांतियों का आर्थिक आधार मूल रूप से उसमें है। इस प्रकार से प्राचीन काल से दोनों विषय घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अब दोनों में समानताएं देखेंगे तो दोनों का उद्देश्य की दृष्टि से देखें तो दोनों का समान उद्देश्य है। राजनीति विज्ञान का उद्देश्य मानव का राजनीतिक कल्याण करना है, जबकि अर्थशास्त्र का उद्देश्य है वो मानव का आर्थिक कल्याण करना है। मनुष्य के आर्थिक कल्याण की प्राप्ति अशांति और अराजकता की स्थिति में नहीं हो सकती। अतः समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य की आवश्यकता होती है, और राज्य राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। इस प्रकार से दोनों का जो उद्देश्य है वो समान है, मानव का कल्याण करना। विषय सामग्री की दृष्टि से भी दोनों में समानता है कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र है वो कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें दोनों विषयों में समान रूप से अध्ययन किया जाता है। जैसे आर्थिक नियोजन, लोक कल्याणकारी राज्य आदि ऐसे विषय हैं जिन का अध्ययन दोनों विषयों में समान रूप से किया जाता है। अब हम आते हैं कि अर्थशास्त्र की राजनीति विज्ञान को क्या देन है, कि अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान से किस प्रकार से लाभान्वित होता है। तो हम सबसे पहले बता सकते हैं कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका उदय और विकास आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम रहा है। राज्य का आर्थिक विकास आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम है। जब मनुष्य ने कृषि स्थायी रूप से अपनाई, रहना स्थायी रूप से प्रारंभ किया, तो व्यवस्थित राज्य की स्थापना तब हुई। वर्तमान समय में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना का मूल कारण आर्थिकी है।
आधुनिक समय में आर्थिक व्यवस्था का आधार पर सरकारों का विभाजन भी किया जाता है, जैसे पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या लोक कल्याणकारी। इस आधार पर सरकारों का जो विभाजन है वह किया जाता है। राजनीतिक दलों का भी इस आधार पर विभाजन किया जाता है। भारतीय साम्यवादी दल, भारतीय साम्यवादी मार्क्सवादी दल, किसान मजदूर पार्टी आदि आदि। तो ये इनके आर्थिक आधार है दलों के या सरकारों के। अतः राज्य की संपूर्ण जो विकास है वो आर्थिक अवस्थाओं का परिणाम है, ऐसा हम बतला सकते हैं। दूसरा, राज्य की नीति आर्थिक अवस्था पर निर्भर है, आर्थिक दशा पर निर्भर है। जैसा कि हम बता सकते हैं कि राज्य के द्वारा जो पॉलिसी डिसाइड की जाती है उसका प्रमुख आधार है वो देश की अर्थव्यवस्था ही होती है। जैसे इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति है उसके पश्चात वहाँ का प्रधानमंत्री चैम्बरलेन है, उसने उत्पादित माल की खपत करने के लिए उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब नव स्वतंत्र जो विश्व था उस पर आधिपत्य रखने के लिए ब्रेटन वुड्स संस्थाएं के माध्यम से खुली अर्थव्यवस्था का समर्थन किया गया और 1995 में WTO के माध्यम से विश्व में खुलापन या भूमंडलीकरण LPG का युग आया, जिसको लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का नाम से जाना जाता है। भारत में आर्थिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए नियंत्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राज्य जो आर्थिक जो नीतियाँ बनाता है उनका आधार आर्थिक होता है। दूसरी ओर राजनीतिक जो घटनाएं हैं वो आर्थिक गतिविधियों का परिणाम होती है, ऐसा हम इतिहास के अध्ययन के आधार पर सिद्ध करते हैं। जैसे 1935 में स्पेन की जो गणतंत्रीय सरकार थी ने मजदूरों के हितों के लिए कानून बनाया, जिसके कारण पोप, पादरी, सामंत वर्ग, एलिट क्लास है और गणतंत्रीय सरकार के विरुद्ध हो गया, उससे नाराज हो गया। उन्होंने जनरल फ्रैंको के नेतृत्व में गणतंत्रीय सरकार का तख्ता पलट दिया और निरंकुश शासन की स्थापना की। इसी प्रकार 1930 की जो आर्थिक मंदी नहीं होती तो इटली में मुसोलिनी, द्वितीय विश्व युद्ध संभव नहीं था, हिटलर जर्मनी में संभव नहीं था। इसी प्रकार अमेरिका का जो राष्ट्रपति है रूजवेल्ट अपनी न्यू डील पॉलिसी के कारण अमेरिका के 4 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। जितनी भी क्रांतियां हुई हैं उन सबके पीछे प्रमुखता से आर्थिक कारण ही रहे हैं। वर्तमान में हम जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके पीछे भी हम आर्थिक कारणों को देख सकते हैं कि जो आर्थिक शक्तियां हैं वो राजनीति को प्रभावित करके अपने हितों के अनुसार ऐसे ऐसे कानून बनवा लेती है जिनसे किसानों का जो खेती है या उनके जो आर्थिक हित हैं वो सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। इसीलिए एक जो सबसे संपन्न राज्य है किसान की खेती की दृष्टि से वो सड़कों पर आंदोलन किए हुए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक घटनाओं हैं वो आर्थिक गतिविधियों का परिणाम होती है। सरकारें भी चली जाती है, प्याज की कीमत, तेल की कीमत पर यूपीए गवर्नमेंट चली गई। भ्रष्टाचार जो भी एक आर्थिक गतिविधि भी है उसके कारण सरकार है वो चुनाव हार गई। बहुत सारे कारण भी और भी हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण उनमें ये भी है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीतिक जो गतिविधियां हैं या राजनीतिक विज्ञान को आर्थिक जो अर्थशास्त्र है वो बहुत प्रकार की सामग्री प्रदान करता है। अब हम आते हैं राजनीति विज्ञान है कि अर्थशास्त्र को क्या देना है, तो हमें उसको इस प्रकार से समझा सकते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था है वो प्रशासनिक स्तर पर निर्भर है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का विकास उस देश की प्रशासनिक व्यवस्था पर निर्भर करता है, जो कि राजनीति विज्ञान की विषय सामग्री है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का धीमी गति से विकास होने का कारण यहाँ की प्रशासनिक अकुशलता है, उदासीनता है, लाल फीताशाही है, जबकि जापान का तीव्र आर्थिक विकास का कारण वहाँ की कुशल प्रशासनिक व्यवस्था को ही माना जाता है। दूसरा, अर्थव्यवस्था है
वो राजकीय नीतियों पर निर्भर होती है। एक देश के अंतर्गत प्रचलित जो शासन व्यवस्था है उसका रूप और राजनीतिक नीतियों का आर्थिक व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। धन का विनिमय, वस्तुओं का उपभोग, वस्तुओं का उत्पादन राजकीय नीतियों पर निर्भर करता है। व्यक्तिवादी विचारधारा की सरकार होने पर मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का कम से कम प्रतिबंध रहता है या लेसेज फेयर की नीति पर वो राज्य चलता है। जबकि समाजवादी सरकार मनुष्य की आर्थिक जो ज़रूरत है उन पर पूर्ण नियंत्रण राज्य का होता है। भारत में समाजवादी राज्य की स्थापना है, उसका संकल्प लेने के कारण ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के परिवर्तन की समाप्ति आदि आदि समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही किया जा सकता है। ऐसा भारत की जो समाजवाद को प्राप्त करने का जो लक्ष्य है वो रखने वाली सरकार ये तय करती है। इसी प्रकार से 1991 के बाद में जो नई अर्थव्यवस्था या डिसइन्वेस्टमेंट का दौर है या ग्लोबलाइजेशन का जो दौर है, वो भी जो अर्थव्यवस्था है वो राजनीतिक निर्णयों के आधार पर अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वो धीरे धीरे सीमा लेस हो रहा है, बाउंड्री लेस हो रहा है और राज्य का जो भूमिका है उन्हें सिकुड़ती जा रही है। इसी प्रकार से युद्ध का प्रभाव, युद्ध एक राजनीतिक विषय है, राजनीतिक घटना है, लेकिन युद्ध का प्रभाव देश की वस्तुओं की कीमत पर पड़ता है। भारत पाक युद्ध में जितने भी युद्ध हुए उनमें वस्तुओं की कीमतें अगणित रूप से या बेहताशा बढ़ गई। 1929 की आर्थिक मंदी है वो भी प्रथम विश्व युद्ध की जो घटना है उसके बाद में आई। तो युद्ध का प्रभाव है वो वैश्विक या स्थानीय स्तर पर वस्तुओं और उनकी कीमतों पर पड़ता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र को और अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान को गंभीर रूप से प्रभावित करता है, लेकिन फिर भी इनमें मूलभूत रूप से अंतर है। सबसे पहला अंतर है वो अध्ययन सामग्री का है कि राजनीति विज्ञान में व्यक्ति और राज्य और इसके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है, मानव की आर्थिक जीवन है और उसकी गतिविधियाँ हैं, धन है। इस प्रकार दोनों की विषय सामग्री अलग अलग है। दूसरा अंतर प्रकृति में अंतर है। राजनीति विज्ञान एक आदर्श आत्मक विज्ञान है, क्या होना चाहिए, जबकि अर्थशास्त्र है वह एक वर्णनात्मक विज्ञान है जो आर्थिक घटनाओं का वर्णन और विश्लेषण करता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पद्धति के आधार पर राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र का जो संबंध है वो घनिष्ठता लिए हुए है और एक दूसरे को व्यापक रूप से प्रभावित करता है। धन्यवाद।